हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ट्यूटोरियल फ्रॉम कमल धारियाल। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एमनियोसेंटेसिस पे। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशंस को जरूर ऑन करिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एमनियोसेंटेसिस ये एक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है जिसे प्रेग्नेंट वुमेन में परफॉर्म किया जाता है। इस टेस्ट को प्रेगनेंसी के बिगिनिंग में ही, स्टार्टिंग में ही परफॉर्म किया जाता है टू डिटेक्ट क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटीज़। तो जो अनबॉर्न बेबी है, जो होने वाला बच्चा है, उसमें कोई बर्थ डिफेक्ट तो नहीं है या क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटी तो नहीं है या कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है। इस चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए इस टेस्ट को जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसमें परफॉर्म किया जाता है। तो इस टेस्ट को 16 to 22 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में इस टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। यानी जब कोई वुमेन की जो प्रेगनेंसी है वो 16 to 22 वीक्स की हो तो उस लेडी में इस टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर ए सैंपल ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इज टेकन फ्रॉम द एमनियोटिक सैक। इस टेस्ट के दौरान एमनियोटिक फ्लूइड को एज ए सैंपल कलेक्ट किया जाता है। एमनियोटिक सैक से उस एमनियोटिक फ्लूइड को कलेक्ट किया जाता है। एमनियोटिक फ्लूइड आप जानते हैं ये एक फ्लूइड है जो कि अनबॉर्न बेबी को सराउंड करता है। तो यूट्रस में जब बेबी रहता है वहाँ पे बेबी को ये सराउंड करता है एमनियोटिक फ्लूइड। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये एमनियोटिक फ्लूइड वहाँ पे उस बेबी को सराउंड करता है। तो उस एमनियोटिक फ्लूइड की ही टेस्टिंग की जाती है। उसमें डीएनए को एग्जामाइन किया जाता है फॉर जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ कि कहीं उस बेबी में जेनेटिक एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। उसके लिए उसके डीएनए को टेस्ट किया जाता है क्योंकि जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसमें बहुत सारी सेल्स बेबी की फ्लोट करती हैं। तो उन सेल्स के थ्रू ही डीएनए को एग्जामाइन करके जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ को आइडेंटिफाई किया जाता है। अब बात करेंगे कि इस एमनियोसेंटेसिस को कब किया जाता है, यानी कि कब इस टेस्ट को रिकमेंड किया जाता है। दोस्तों, अगर अपनी इंडिया में हम बात करें तो इस टेस्ट पर बैन लग चुका है। 1994 के बाद इसमें बैन लग चुका है क्योंकि इस टेस्ट का मिसयूज बहुत से लोग करने लगे थे। सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए इस टेस्ट को परफॉर्म करते थे बहुत से लोग। तो इंडिया में तो ये प्रॉब्लम पहले से ही है कि आने वाला बच्चा मेल होगा कि फीमेल होगा ये जानने के लिए बहुत से लोग बहुत तरह से इस तरह के टेस्ट का मिसयूज करते हैं। और अगर लड़की होने वाली है तो उस केस में बहुत से लोग अबॉर्ट कर देते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे केसेस जब आने लगे तो इंडिया में इस टेस्ट पर बैन लग गया। लेकिन अदर कंट्रीज में इस टेस्ट को अभी भी परफॉर्म किया जाता है जहाँ पे इस तरह की जो घटनाएं हैं वो एग्जिस्ट नहीं करती हैं। तो इस टेस्ट को तब परफॉर्म किया जाता है, तब इसको रिकमेंड किया जाता है जब कोई वुमेन 40 या 40 के ऊपर एज पे प्रेग्नेंट हो रही हो। जब उसकी खुद की एज या तो 40 ईयर हो या फिर 40 के ऊपर हो तो उस केस में ज़्यादा चांस होते हैं कि कोई बर्थ डिफेक्ट हो सकता है बच्चे को या जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं बच्चे में। तो उस चीज़ से प्रिवेंट करने के लिए या उस चीज़ का डिटेक्शन करने के लिए डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि आप एमनियोसेंटेसिस कराएं। दूसरी कंडीशन क्या है कि या फिर क्या हो कि मेल या फीमेल में से किसी एक की जो बैक हिस्ट्री है या फिर दोनों की बैक हिस्ट्री ऐसी हो कि पहले की जनरेशन में किसी को जेनेटिक डिसऑर्डर्स रहे हों या क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटीज़ रही हों या फिर बर्थ डिफेक्ट्स इस तरह की कंडीशंस किसी में रही हो तो उस केस में रिकमेंड किया जाता है कि इस जनरेशन में भी हो सकता है कुछ जेनेटिक डिफेक्ट्स हो सकते हैं। तो इसलिए इस टेस्ट को रिकमेंड किया जाता है। तीसरी कंडीशन कि दोनों ही चीज़ें ना हो, यानी कि जो प्रेगनेंसी हो रही है वो 40 के नीचे की एज में हो रही है और जो फैमिली हिस्ट्री है वो भी कोई जेनेटिक डिसऑर्डर्स की नहीं है, तो तब भी इस टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। पर्सनल चॉइस के तौर पे आप अगर चाह रहे हैं कि आपका जो होने वाला बेबी है उसमें कोई जेनेटिक डिफेक्ट तो नहीं है, तो आप पहले से अगर अलर्ट रहना चाहते हैं या जानना चाहते हैं कि ऐसा कहीं कुछ है तो नहीं, तो पर्सनल चॉइस के तौर पे भी इस टेस्ट को परफॉर्म किया जा सकता है। तो पहले ही हम बता चुके हैं कि इंडिया में इस टेस्ट पर बैन लग चुका है, इस टेस्ट को परफॉर्म नहीं किया जाता है क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे होने लगे कि फीमेल बेबी होने पर एबॉर्शन बहुत लोग कराने लगे। इस तरह से बहुत से केस होने की वजह से इस टेस्ट पर बैन लगा दिया गया है। अब बात करते हैं कि पर्पज क्या है एमनियोसेंटेसिस कराने के पीछे। पहले ही हम बता चुके हैं कि इस टेस्ट को कुछ एबनॉर्मलिटीज़ को, कुछ जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। तो जेनेटिक एबनॉर्मलिटी और साथ में कुछ क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटीज़, क्रोमोजोमल डिसऑर्डर्स में जैसे डाउन सिंड्रोम। दोस्तों, बेसिकली क्या होता है कि हमारे जो 21वां, 18वां और 13वां जो क्रोमोजोम होता है, 21 नंबर का, 18 नंबर का और 13 नंबर का जो क्रोमोजोम है उसमें ट्राइजोमी होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो क्योंकि आपको पता है कि हर एक क्रोमोजोम पेयर्स में प्रेजेंट रहता है, हर सेल में जो क्रोमोजोम होता है वो पेयर में प्रेजेंट रहता है। तो इस तरह से ह्यूमन बीइंग्स में अगर हम बात करें तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं, यानी कि 23 पेयर मीन्स 46 क्रोमोजोम्स प्रेजेंट होते हैं, जिनमें से 22 तो सोमैटिक क्रोमोजोम्स होते हैं और जो 23rd क्रोमोजोम होता है वो सेक्स क्रोमोजोम होता है। तो 23rd नंबर का जो क्रोमोजोम है वो सेक्स को डिटरमाइन करता है, यानी कि वहाँ पर क्या होगा, जो क्रोमोजोम होंगे फीमेल के केस में XX और मेल के केस में X और Y होते हैं। तो यही रीजन है कि क्योंकि जब इसकी कैरियोटाइपिंग होती है इस टेस्टिंग में एमनियोसेंटेसिस के दौरान, तो कैरियोटाइप में सारे क्रोमोजोम का जो स्टेटस है वो निकल के आ जाता है। तो वहाँ पे भी पता चल जाता
जाता है कि XX क्रोमोजोम है कि XY क्रोमोजोम है। तो XX क्रोमोजोम होने पर बहुत से लोग एबॉर्शन करा लेते हैं, तो इसी वजह से इस टेस्ट पे बैन लग चुका है। तो क्रोमोजोमल डिसऑर्डर्स में जैसे डाउन सिंड्रोम क्या है दोस्तों, जब 21st क्रोमोजोम पे ट्राइजोमी हो जाती है। ट्राइजोमी का मतलब क्या है, हमने अभी बताया कि आपको हर क्रोमोजोम पेयर में प्रेजेंट रहता है, 2 के सेट में, इस तरह से, तो वो नॉर्मल चीज है। अगर कोई एक्स्ट्रा क्रोमोजोम उसमें आ जाता है, 3rd क्रोमोजोम कोई आ जाता है, तो उसको बोलते हैं ट्राइजोमी। तो 46 क्रोमोजोम ना होकर फिर उसमें क्या हो जाएंगे, 47 क्रोमोजोम बन जाएंगे, ट्राइजोमी हो जाती है। तो अगर यही चीज 21st नंबर के क्रोमोजोम पे हो रही है तो उसको डाउन सिंड्रोम बोल देते हैं, और ट्राइजोमी अगर 18th क्रोमोजोम पर हो रही है तो उसको एडवार्ड सिंड्रोम बोलते हैं। और अगर यही चीज सेम चीज 13th जो आपका 13वें नंबर का क्रोमोजोम है, अगर उस पर हो रही है ट्राइजोमी, तो उसको पटाउज सिंड्रोम बोल दिया जाता है। तो अभी आगे हम इसमें क्या सिम्टम होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो क्रोमोजोमल डिसऑर्डर्स होते हैं उनमें बच्चे में बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज निकल के आ जाते हैं। बेसिकली जो बच्चा है वो मेंटली रिटार्डेड हो जाता है, दिमाग से बहुत कमजोर होता है और फिजिकली भी कमजोर होता है, और जो फिजिकल अपीयरेंस होती है बहुत चीज़ों की नॉर्मल नहीं रहती, वो एबनॉर्मल हो जाती है। गॉट इट। तो आगे अभी हम देखेंगे उसको। जेनेटिक डिसऑर्डर्स में जैसे सिस्टिक फिब्रोसिस है। सिस्टिक फिब्रोसिस में बच्चे के लंग्स डेवलप नहीं हो पाते और डाइजेस्टिव सिस्टम जो है बहुत वीक रह जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि उन सेल्स में एबनॉर्मलिटीज हो जाती हैं जो म्यूकस का सिक्रीशन करती हैं, या फिर स्वेट का सिक्रीशन करती हैं, स्वेटिंग ग्लैंड्स, या फिर जो डाइजेस्टिव जूसेस का प्रोडक्शन करती हैं, उन सेल्स में एबनॉर्मलिटीज आ जाती है, तो उसको सिस्टिक फिब्रोसिस बोला जाता है। सिकल सेल डिजीज है, जैसे सिकल सेल एनीमिया, जिसमें जो ब्लड सेल्स होती हैं, आरबीसीज होती हैं, उनका जो नॉर्मल शेप होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, सिकल शेप के, दराती के शेप के बन जाते हैं, जिससे उनकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी और बहुत सारी चीज़ें उसकी लॉस्ट हो जाती हैं, जिससे एनीमिया होने के चांस होते हैं। दूसरा है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया में क्या होता है कि ये भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, जिसमें हीमोग्लोबिन प्रॉपर्ली नहीं बन पाता, तो ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाता बेबी, ठीक है, तो उसमें ऑक्सीजन की कमी रह जाती है और हीमोग्लोबिन प्रॉपर्ली नहीं बन पाता, ये भी जेनेटिक डिसऑर्डर है, थैलेसीमिया। तीसरी चीज, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो जाते हैं, जिसको बर्थ डिफेक्ट हम कह सकते हैं। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में बेसिकली स्पाइना बिफिडा हो जाता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो बच्चे की स्पाइनल कॉर्ड है वो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो पाती, स्पाइनल कॉर्ड शॉर्ट लेंथ की रह जाती है, या फिर क्या होता है कि एंडिंग पे इसकी ओपनिंग रह जाती है, ओपन रह जाती है बाहर की तरफ को। गॉट इट। तो स्पाइनल कॉर्ड इसमें डेवलप नहीं हो पाती, इसको बोलते हैं स्पाइना बिफिडा। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं डाउन सिंड्रोम में क्या क्या हो रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरह से अपीयरेंस हो जाती है बेबी की। आइज़ जो है वो स्लांटिंग आइज़ हो जाती है, अपवार्ड्स को स्लांट करती हैं, ऊपर की तरफ को मुड़ जाती है आइज या आई लिड्स जो होती हैं। नोज और फेस जो एकदम फ्लैट रह जाता है, नाक एकदम चपटी हो जाती है और फेस भी थोड़ा सा चपटा हो जाता है। अपर लिप्स जो है वो थिन रह जाते हैं, और माउथ पे जो टंग है वो प्रोट्रूडिंग रहती है, यानी कि बाहर को इस तरह से जीभ आपकी हर टाइम लटकी हुई सी रहेगी। और ईयर्स जो हैं वो बहुत छोटे रह जाते हैं, और नेक भी जो है शॉर्ट लेंथ की रह जाती है, और साथ में नेक का जो ये आप स्किन देख रहे हैं, ये थोड़ा सा यहाँ पे एक्सेस मास आ जाता है, तो एक्सेस स्किन यहाँ पे बन जाती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा थिकनेस डेवलप हुई है। तो इस तरह के सिम्टम्स निकल के आते हैं डाउन सिंड्रोम में, अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस, और साथ में क्या होता है, मेंटल रिटार्डेशन होती है, बच्चा दिमागी रूप से कमजोर रह जाता है। और 18th नंबर की अगर ट्राइजोमी हो, यानी कि एडवार्ड सिंड्रोम के केस में इस तरह आप देख सकते हैं, ओवरलैपिंग फिंगर्स बन जाते हैं, और लो सेट ईयर्स जो है बहुत छोटे रह जाते हैं। हार्ट और लंग्स में एबनॉर्मलिटी जाती है, ठीक से डेवलप नहीं हो पाते। डिक्रीज्ड मसल टोन बहुत कम हो जाता है, मसल्स बहुत कमजोर रह जाती हैं। क्लब फीट हो सकता है, फुट इस तरह से बाहर की तरफ को फोल्डिंग इनकी आ जाती है, या तो मीडियल फोल्डिंग या फिर लेटरल फोल्डिंग आ जाती है। और स्मॉल फिजिकल साइज रह जाता है, बच्चे का जो लेंथ है, बच्चे की जो हाइट है वो बहुत छोटी रह जाती है, इस तरह की अपीयरेंस आती है। और अगर ट्राइजोमी 13th नंबर पर हो रही है, यानी कि पटाउ सिंड्रोम के केस में स्मॉल हेड हो जाता है और लो सेट ऑफ ईयर्स होते हैं, साथ में क्लेफ्ट पैलेट हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पैलेट है, यानी कि ऊपर की जो होंठ है, उसमें एक कट सा लगा होता है, वो नॉर्मल उसकी अपीयरेंस नहीं रहे। और बर्थ डिफेक्ट में स्पाइना बिफिडा यानी कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने पहले आपको बताया कि जो स्पाइनल कॉर्ड है वो डेवलप नहीं हो पाती, वो शॉर्ट लेंथ की रह जाती है। इस तरह से इस पहले पिक्चर पे आप देखिए कि यहाँ पे जो स्पाइनल कॉर्ड है वो नॉर्मल स्टेट पर है अपनी, ये दिस इज द नॉर्मल स्पाइनल कॉर्ड। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे एबनॉर्मल सी बनी हुई है आपकी स्पाइनल कॉर्ड। एक तो शॉर्ट लेंथ की है, दूसरी यहाँ पे क्या हो गया है, ओपनिंग हो गई है, इनकी बाहर की तरफ को प्रोट्रूड कर गई है आपकी स्पाइनल कॉर्ड, बच्चे की स्पाइनल कॉर्ड। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, इस तीसरे पिक्चर पे आप देखिए कि इस तरह से यहाँ पे ओपनिंग सी रह जाती है स्पाइनल कॉर्ड की। तो इसी कंडीशन को बोलते हैं स्पाइना बिफिडा। ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, बर्थ डिफेक्ट है। तो बेसिकली इस तरह का जो डिफेक्ट है वो प्रेगनेंसी के दौरान फॉलिक एसिड की कमी की वजह से होता है। तो अगर उस दौरान में आपकी बॉडी में, यानी जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसकी बॉडी में अगर फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो, तो स्पाइनल कॉर्ड प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो पाती। तो प्रेगनेंसी के दौरान फॉलिक एसिड का इंटेक करना बहुत जरूरी होता है।
अब बात करते हैं कि कैसे इस टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। दोस्तों पहले ही हमने आपको बताया कि एमनियोटिक फ्लूइड इसमें लिया जाता है। तो इस एमनियोसेंटेसिस प्रोसीजर को कैसे किया जाता है? इस टेस्ट को अल्ट्रासाउंड की मॉनिटरिंग में किया जाता है। अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर की हेल्प से देखा जाता है कि उसके रूट को देखा जाता है। जो निडल इंजेक्ट की जा रही है उस निडल के पाथ को देखा जाता है, क्योंकि इसमें चांस होते हैं कि कहीं बेबी प्रिक ना कर जाए, बेबी को ये जो निडल अंदर गई हुई है वो बेबी को ना लग जाए, तो इस चीज़ का ध्यान दिया जाता है। इसलिए मॉनिटरिंग की जाती है। इसमें अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर से मॉनिटरिंग की जाती है, पूरा रूट देखा जाता है और फिर निडल को इंसर्ट किया जाता है ताकि प्रॉपरली वो फ्लूइड तक ही जाए, एमनियोटिक सैक तक ही निडल आपकी जाए और जिससे एमनियोटिक फ्लूइड को हम इजीली एस्पिरेट कर। तो निडल को एब्डोमेन से इंसर्ट कराया जाता है अंडर द मॉनिटरिंग ऑफ अल्ट्रासाउंड। दूसरे पिक्चर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देखिए कि जो निडल है उसको 90 डिग्री एंगल बना के इंसर्ट किया गया है एब्डोमेन के थ्रू, और कहाँ इंजेक्ट किया गया है? इसको एमनियोटिक सैक पे इंजेक्ट किया गया। तो यहाँ पे बहुत केयर की जाती है, अल्ट्रासाउंड की हेल्प से देखा जाता है, पूरे रूट को देखा जाता है। आप देख सकते हैं आउटर स्किन जो है, ये आउटर स्किन है, उसके बाद फिर फेशिया को पियर्स करके, फिर यूटेराइन वॉल को पियर्स करके जो निडल है उसको एमनियोटिक कैविटी में इंसर्ट किया जाता है और इधर से जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसको एस्पिरेट कर लिया जाता है सिरिंज पे। दोस्तों इस टेस्ट को परफॉर्म करने के बाद जो वुमेन है, प्रेग्नेंट वुमेन है, उसमें कुछ सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं, जैसे सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं, तो इसलिए उसको एडवाइस क्या किया जाता है? उसको एडवाइस किया जाता है कि आप 24 आवर्स तक रेस्ट करिए, कोई काम करने को उसको नहीं बोला जाता, एक्सरसाइज भी नहीं कर सकते आप 72 आवर्स तक, कोई नो वर्क नो एक्सरसाइज, ठीक है। उसके बाद एयर ट्रेवल भी नहीं कर सकते आप, कहीं ट्रेवल यानी कि आप फ्लाइट पे नहीं जा सकते, ठीक है। एयर ट्रेवल यानी कि एयरवे से आप नहीं जा सकते। और अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस या कोई प्रॉब्लम अगर आ रही है, जैसे फीलिंग सीवरी, अगर कपकपी आती है और फीवर अगर आपको आता है, फीवर 38 डिग्री सेल्सियस जैसे ऊपर का फीवर अगर डेवलप हो रहा है, तो प्रिकॉशन लेने की जरूरत होती है और मेडिकल अटेंशन की जरूरत होती है। आपको तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करना होता है, ठीक है। या फिर परसिस्टेंट लोअर बैक पेन हो रहा हो या फिर एब्डोमिनल पेन हो रहा हो, ठीक है। तो इस तरह की अगर कोई सिम्टम डेवलप हो रहे हैं, यानी कपकपी आ रही है, फीवर अगर आपको आ रहा है 38 डिग्री या उससे ऊपर का फीवर डेवलप हो रहा है, और परसिस्टेंट लोअर बैक पेन अगर है और एब्डोमिनल पेन है, तो उस केस में आपको अर्जेंट मेडिकल अटेंशन की जरूरत होती है। आपको तुरंत अपने फिजिशियन जिसने भी टेस्ट परफॉर्म किया है या जिस डॉक्टर के अंडर आप प्रेगनेंसी का पीरियड पूरा चेकअप करा रहे हैं, उससे आपको उसे इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि इसकी टेस्टिंग कैसे की जाती है। दोस्तों एमनियोसेंटेसिस के दौरान एमनियोटिक फ्लूइड को कलेक्ट कर लेने के बाद इसको लेबोरेटरी में भेज दिया जाता है, इस टेस्ट को, इस सैंपल को, और वहाँ पर दो तरह से टेस्टिंग की जाती है। एक तो रैपिड टेस्टिंग की जाती है और एक फुल कैरियोटाइप टेस्टिंग की जाती है। तो यहाँ पे रैपिड टेस्ट की पहले बात करें कि रैपिड टेस्ट क्या होता है। रैपिड टेस्ट ये स्पेसिफिक क्रोमोजोम्स को देखने के लिए किया जाता है कि स्पेसिफिक क्रोमोजोम्स पे कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं आ रही है, उस चीज़ को टेस्ट करने के लिए रैपिड टेस्टिंग को किया जाता है। तो ये स्पेसिफिक होता है। इसमें स्पेशली जो 21st, 18th और 13 नंबर की जो ट्राइजोमी होती है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, यानी कि डाउन सिंड्रोम, एडवार्ड सिंड्रोम और पटाउ सिंड्रोम को हम इस टेस्ट से डिटेक्ट कर सकते हैं रैपिड टेस्ट की हेल्प से। तो ये स्पेसिफिक होता है, ये इन्हीं तीनों के लिए स्पेसिफिक रहता है। उसके अलावा कोई बर्थ डिफेक्ट या फिर अदर कोई किसी और क्रोमोजोम पे, इन 3 क्रोमोजोम्स को छोड़ के अगर किन्हीं और क्रोमोजोम्स पे कोई ट्राइजोमी या मोनोजोमी है तो उसको इस टेस्ट की हेल्प से डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए ये जो है स्पेसिफिक माना जाता है। 100% ऑलमोस्ट 100% एक्यूरेट हो सकता है, लेकिन इन तीनों के लिए ही केवल, ठीक है। इसके अलावा फुल कैरियोटाइपिंग की जाती है। फुल कैरियोटाइपिंग आपको पता है कि इसमें क्या किया जाएगा, जो पूरे 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स हैं उनको ऑब्जर्व किया जाता है माइक्रोस्कोपी पे। तो इसके लिए क्या किया जाता है, सैंपल को 10 डेज तक लेबोरेटरी में इसको इंक्यूबेट किया जाता है ताकि जो सेल्स उसमें प्रेजेंट हैं वो अच्छे से ग्रो कर पाए। और जब वो सेल्स अच्छे से ग्रो कर जाती हैं फिर उनका एग्जामिनेशन किया जाता है अंडर माइक्रोस्कोप। उसमें सारे क्रोमोजोम्स को देखा जाता है, नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स देखे जाते हैं और साथ में क्रोमोजोम्स की अपीयरेंस भी देखे जाते हैं कि वो अपनी नॉर्मल अपीयरेंस पर हैं या नहीं। तो रिजल्ट की अगर बात करें, रिजल्ट अगर नेगेटिव रिजल्ट है, यानी कि अगर टेस्ट आपका नेगेटिव आ रहा है तो वो इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि जो होने वाला बेबी है उसमें कोई भी डिसऑर्डर नहीं है, ना जेनेटिक डिसऑर्डर है, ना क्रोमोजोमल डिसऑर्डर है और ना ही कोई बर्थ डिफेक्ट उसमें है। तो नेगेटिव टेस्ट इस चीज़ को इंडिकेट करता है। और अगर टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है तो वो इंडिकेट कर रहा है कि बच्चे में कोई ना कोई बर्थ डिफेक्ट या जेनेटिक डिसऑर्डर या फिर क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटी एग्जिस्ट कर रही है। तो उस केस में 2 कंडीशन सामने रख दी जाती है, 2 ऑप्शन उस प्रेग्नेंट वुमन के सामने रख दिए जाते हैं कि या तो वो प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करे, गॉट इट, 2 ऑप्शन होते हैं उसके पास, या तो वो कंटिन्यू करे या फिर कंटिन्यू किस रिस्क पे करे। अगर प्रेग्नेंट वुमेन बोलती है कि हम कंटिन्यू करें, वो किस रिस्क पे, कि वो चाहती है कि मैं बच्चे की केयर करूंगी, ठीक है, तो उस केस में उसको कंटिन्यू करने को बोल दिया जाएगा, अलाउ कर दिया जाएगा। अदरवाइज क्या कर दिया जाता है, प्रेगनेंसी को एंड कर दिया जाता है, यानी कि अबॉर्शन को प्रीफर किया जाता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में अबॉर्शन को ही प्रेफरेंस दी जाती है।
अब अबॉर्शन डिपेंड करेगा कि कब आप डिसीजन ले रहे हैं, और जो प्रेगनेंसी है वो कितने वीक्स की है उस पर डिपेंड करेगा अबॉर्शन। तो दोस्तों यहाँ पे हम देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि ये जो कैरियोटाइपिंग है, ये नॉर्मल कैरियोटाइपिंग को यहाँ पे दिखाया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो 22 तक तो आपके ये सोमैटिक क्रोमोजोम्स होते हैं, और 23rd जो क्रोमोजोम है, 23rd जो पेयरिंग है वो सेक्स क्रोमोजोम्स होते हैं। तो ये या तो XX हो सकते हैं या XY हो सकते हैं। मेल्स में XY और फीमेल्स में XX रहते हैं। तो ये नॉर्मल कैरियोटाइपिंग है, जिसमें आप देख सकते हैं कि पेयर्स में हर कोई जो क्रोमोजोम नंबर है 1 से लेके आप 23 तक देख सकते हैं कि पेयर में प्रेजेंट है, यानी कि दो दो क्रोमोजोम प्रेजेंट है हर एक नंबर क्रोमोजोम पे। लेकिन नेक्स्ट पिक्चर पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो 21st नंबर का क्रोमोजोम है, 21st नंबर के क्रोमोजोम पे यहाँ पे ट्राइजोमी हो गई है। यहाँ पे 3 क्रोमोजोम आ गए। नॉर्मली 2 होने चाहिए थे, हर एक पर 2 हैं, लेकिन यहाँ पे 3 हो गए हैं। तो दिस इज द ट्राइजोमी एट 21st नंबर क्रोमोजोम। दिस इज नोन एज डाउन्स सिंड्रोम। और दूसरे पिक्चर पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एडवार्ड सिंड्रोम, 18वें नंबर के क्रोमोजोम पे 18वें नंबर के क्रोमोजोम पे आप ट्राइजोमी देख सकते हैं। तो दिस इज द एडवार्ड सिंड्रोम, जब ऐसी कंडीशन हो, ठीक है, क्योंकि जो कैरियोटाइपिंग है, कैरियोटाइपिंग के रिजल्ट्स ऐसे ही दिखते हैं। तो अगर इस तरह की अपीयरेंस दिख रही है, यानी कि 18वें नंबर पर अगर आपको 3 पेयर दिखते हैं क्रोमोजोम पे, तो वो क्या है, ट्राइजोमी ऑफ 18th नंबर ऑफ क्रोमोजोम, दैट इज एडवार्ड्स सिंड्रोम। और अगर ट्राइजोमी 13वें नंबर के क्रोमोजोम पर है तो उसको पटाउ सिंड्रोम बोले जाता है। तो ये भी एक तरह की क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटी में आ। दोस्तों, टेस्ट को परफॉर्म करने के बाद कुछ कॉम्प्लिकेशंस वुमेन में हो सकते हैं, जैसे मिसकैरियज की कंडीशन आ सकती है, मिसकैरिज होने के चांस रहते हैं। क्लब फुट हो सकता है। क्लब फुट अभी हमने आगे पीछे देखा था कि बेबी जो बर्थ लिया है, बच्चा जन्म के बाद उसके पैर टेढ़े हो सकते हैं, फोल्डिंग हो सकती है पैरों में फूट्स की, या तो मीडियली या फिर लेटरली। रिसस डिजीज हो सकता है। ये कंडीशन तब आती है जब मदर और बेबी का RH में क्या हो, इनकम्पैटिबिलिटी हो, डिफरेंस हो दोनों का। अगर मदर पॉजिटिव है, मदर RH नेगेटिव है और बच्चा RH पॉजिटिव हो सकता है, तो दोनों का अगर RH में डिफरेंस है तो उसको रेसस डिजीज हो सकती है, उसको RH इनकम्पैटिबिलिटी भी बोला जाता है। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके समझ में वीडियो आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले।